एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने मैंने एस्टैब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। हमारा एस्टैब्लिशमेंट को डिवाइड किया है। दोस्तों, आजकल जिसके पास भी बैठे एस्टैब्लिशमेंट पे बातें करता नज़र आता है, लेकिन मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट का कंसेप्ट ही हमारी आवाम की अक्सरियत को क्लियर नहीं है। हमारी अक्सरियत ये जानती ही नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट होती क्या है, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार क्या है, रोल क्या है, यानी एस्टैब्लिशमेंट क्यों ज़रूरी होती है, एस्टैब्लिशमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं और एस्टैब्लिशमेंट के नुकसानात क्या होते हैं। शाऊर व आगाही सिलसिले में आज आवाम को यही शाऊर देने की कोशिश की जाएगी ताकि हमारी भोली भाली आवाम सिर्फ फ़ौज को एस्टैब्लिशमेंट समझना छोड़ दे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है। एस्टैब्लिशमेंट की सादा तरीन तारीफ़ और वजाहत ये है कि वो खुफिया ताकतें, वो पावर्स जिनका हुकूमतें बदलने से ताल्लुक़ नहीं होता, यानी हुकूमतें बदलने से वो नहीं बदलती। मिसाल के तौर पे फ़ौज, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेसमैन, ताजर, मीडिया और कई और इदारे और इंडिविजुअल पर्सनल जो ओहदों पर होते हैं, जिनके पास जो पावर होती है वो वोट की नहीं होती है बल्कि पैसा, डंडा, ताल्लुकात और ओहदे, ये इनकी पावर्स होती हैं। इन पावर्स की बुनियाद पर वो निज़ाम मुल्क जो होता है, मुल्क का निज़ाम, उसको कंट्रोल करती हैं। इन पावर्स को इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। तो उम्मीद है आज के बाद आप सिर्फ आर्मी चीफ को इस्टेब्लिशमेंट समझना छोड़ देंगे। आगे चलते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों ज़रूरी होती है, यानी इस्टेब्लिशमेंट के प्लस माइनस क्या होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा ये होता है कि आप भी जानते हैं कि सिविल हुकूमतें जो होती हैं ये हमारे वोटों से इलेक्ट होकर आती हैं। इनकी कई मजबूरियां होती हैं और इन मजबूरियों के लिए ये कई ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं इनको मजबूरन, जो इनकी सियासत के लिए तो फ़ायदेमंद होते हैं लेकिन मुल्क जो है उसके लिए वो नुकसानदेह होते हैं। तो अगर कोई सिविल हुकूमत अपने मुल्क की सालमियत के नज़रिए से ड्रिफ्ट करे या कोई ऐसा मामला उभर है जो सिविल हुकूमत के कंट्रोल में ना हो, इससे बाहर हो, तो उनको बैक एंड पे रहते हुए कंट्रोल करना इस्टेब्लिशमेंट का काम है। यानी हकीकत में ये इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ये मुआवन होती है, मददगार होती है सिविल हुकूमत की। ये इसका फ़ायदा है। और इसका माइनस ये है कि आप जिस तरह समझ जानते हैं कि किसी भी इदारे में हर कोई दूध का धुला नहीं होता। फरिश्ते तो इस्टेब्लिशमेंट में होते नहीं, इंसान ही होते हैं। तो जहाँ इंसान होते हैं वहाँ पे इंसानों में ब्लैक शीप्स या काली भेड़ें भी होती हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट में होते हुए भी बिल्कुल वही काम करती हैं, यानी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, अपने मुल्क का मफाद वो भूल जाते हैं, जिससे इस्टेब्लिशमेंट इदारे की भी एक बदनामी होती है और मुल्क की भी सालमियत ख़तरे में पड़ जाती है। तो जब कुछ लोग ऐसा काम करते हैं इस्टेब्लिशमेंट में रहते हुए, तो ये इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान या माइनस साइड है। अब मैं आपको मिसाल से ये साबित करूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे तहफ़्फ़ुज़ करती है, ताकि आपको खुल के समझ आ जाए कि इस्टेब्लिशमेंट का ज़रूरी है इसका वजूद मुल्क के लिए। तो मैं आपको पहले मिसाल ये देता हूँ, जैसे मसला कश्मीर है। हमारे माजी की हुकूमतों में, अगर आपका माजी में पाकिस्तान की सियासत पे कुछ आपका है तजर्बा, आप जानते हैं, तो आप जानते होंगे कि माजी में कई दफ़ा इस तरह के मौके आए कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की चक्कर में इतने पड़ गए थे कि हो सकता है मसला कश्मीर का वजूद ही ख़त्म हो जाता और ये कश्मीर इंडिया को वैसी फीस बिलीला मिल जाता। लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने सियासतदानों को हद क्रॉस नहीं करने दी और आज भी हम लोग मसला कश्मीर जो है उसको उसी तरह हमने उठाया हुआ है और वो इंडिया के हवाले हमने नहीं किया। तो ये सिविल हुकूमतें नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। इसी तरह हमारा एटॉमिक प्रोग्राम है, इस पे जो इंटरनेशनल प्रेशर है हमारी सियासी हुकूमतें वो बर्दाश्त नहीं कर सकें। बदकिस्मती से हमारा सियासी निज़ाम इतना मजबूत नहीं है, आप भी जानते हैं, ना हम इतने नज़रियाती हैं हमारे सियासतदान। तो उस सारे प्रेशर को भी जो होल्ड किया वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया और आज जो हम एटॉमिक पावर चल रहे हैं, जो हमने उसको सस्टेन किया हुआ है, जो हमने ये निज़ाम अपना बरकरार रखा हुआ है एटॉमिक, ये भी इस्टेब्लिशमेंट की बदौलत ही है। इसके अलावा जो मुल्लाइज़म का और मॉडर्निज़म का बैलेंस है ये भी सियासतदानों के बस की बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे मुल्क में सियासी पार्टियां, कई मजहबी सियासी पार्टियां हैं जो कि साइड पे इल्हाक कर लेती हैं और एक जो मेन हुकूमत होती है सेंट्रल, वो उसको तकवीयत दे के उसका बायस बनती हैं, उसके इत्तेहादी बन जाते हैं। तो हमारी जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे नून, पीटीआई, पीपी है, ये इन्हीं की मरहून मिन्नत होती है, इन्हीं के इल्हाक से इनकी हुकूमतें मजबूत होती हैं। तो ज़ाहिर है जब ये इनसे मदद लेंगे तो कल को इनको पावर्स भी देनी पड़ेंगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में कोई एक फ़िरका
میں فرقہ کہہ رہا ہوں، مذہبی جماعت میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب کا تو لیبل استعمال کرتے ہیں، ان کو مذہب سے غرض ہوتی نا تو یہ قرآن و سنت پہ آ جاتے، یہ فرقہ رکھتے ہی نا، یہ تو فرقہ رکھتے ہیں نا۔ تو ایک فرقہ جب اقتدار کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں سے مذہبی ہمدردیاں سمیٹ کر، تو اس کو جو اس کی اوقات میں رکھتی ہے نا، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ وہ نکل جاتا آؤٹ آف کنٹرول۔ ہمارے ملک کے عوام بھلے اسلام سے پریکٹیکل لائف میں دور، بہت دور زیادہ ہیں، لیکن جو ذہنی طور پہ ایک عشق کا تصور ہے، جو ذہنی طور پہ ہماری، کیونکہ یہ آسان ہوتا ہے نا، ذہن سے بات کرنا، منہ سے کرنا آسان ہوتا ہے، تو ہم لوگ تو منہ والے عاشق ہیں نا، تو منہ والے عاشق ہم لوگ بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت جلدی مرنے کٹنے پر آ جاتے ہیں۔ تو کسی ایک سیاسی جماعت کو ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے جو بیلنس ہے نا، اسی طرح صرف مذہبی نہیں، یہ ماڈرنزم کا بھی بیلنس ہے کہ اگر کوئی آ کے یہاں پہ اتنا ماڈرن نظام چلا دے جس سے ہمارے ملک کا نظام بگڑ جائے، ہو سکتا ہے کسی کا سیاسی فائدہ ہو جائے اس میں، لیکن اس میں ملک اور ہمارے جو معاشرے ہیں، معاشرت ہے ہماری، جو ہماری تہذیب ہے اور بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں جس کو بیلنس رکھنا ضروری ہے، یہ بیک اینڈ پہ کنٹرول رکھتی ہے ہماری سارا کام اپنا اسٹیبلشمنٹ۔ تو اسٹیبلشمنٹ مختصراً یہ کہ وہ خفیہ پاورز ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہوتی بلکہ بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے ملک کے نظام کو چلانے میں حکومت کی معاون ہوتی ہیں، ہمارے نظریات کا، سالمیت کا اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا بیلنس رکھتی ہیں، ان پاورز کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔